हो सकता है कल को मुझे गोली भी मरवा दे। खड़ा हुआ विपक्ष का व्यक्ति अगर जनता की आवाज उठाएगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। और अब आप जानिए मुकदमे के बारे में भी, मुझ पे 6 मुकदमे लिखे गए, उसमें से आज की डेट पे 5 मुकदमे मेरे खत्म कर दिए गए। कोर्ट में भी उसकी जांच हो गई, पुलिस से जांच हो गई, खत्म करे गए। और जिन 5 लोगों ने मुकदमे लिखवाए थे उन पर मुकदमे लिखे गए और उनमें कईयों में चार्जशीट भी लिखी गई। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हम पे रंगदारी का मुकदमा लिखाया गया, उसमें हमारे को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 6 में से 5 मुकदमे समाप्त हो गए। आज की डेट में मेरे पे सिर्फ 323, 504, 506 जो अगर आप किसी को धक्का भी लग जाएगा तो वो लिखा देता है। समझिए एक चीज, जो नेता है, नेता के अंदर जनता देखती है कि हमारा नेता हो, उसकी साफ सुथरी छवि हो जी और भला व्यक्ति हो, मगर आपके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, कई बार मुकदमे लिखे गए, रंगदारी का आप पर मुकदमा है, मारपीट के आपके मुकदमे लिखे गए। तो अगर आप पे जब इतने मुकदमे हैं और आपकी दबंग की जो छवि है, तो जनता आपको कैसे पसंद करेगी? मैं एक बात कहूंगा, देखिए मुकदमे की जो बात रही, आजकल का एक ट्रेंड चल चुका है। जब से भाजपा बनी है, जो विपक्ष है आदमी है उसको मुकदमे लिखो, उसको दबा दो, वो लड़ ही ना पाए। या आप बताइए किस विधानसभा में ये स्थिति नहीं बनाई है? मैं तो आज आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरे में ये पूछ रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। किस विधानसभा में ये स्थिति नहीं बनाई है जहां सामने खड़ा हुआ विपक्ष का व्यक्ति अगर जनता की आवाज उठाएगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। और अब आप जानिए मुकदमे के बारे में भी, मुझ पे 6 मुकदमे लिखे गए, उसमें से आज की डेट पे 5 मुकदमे मेरे खत्म कर दिए गए। कोर्ट में भी उसकी जांच हो गई, पुलिस से जांच हो गई, खत्म करे गए। और जिन 5 लोगों ने मुकदमे लिखवाए थे उन पर मुकदमे लिखे गए और उनमें कईयों में चार्जशीट भी लिखी गई। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हम पे रंगदारी का मुकदमा लिखाया गया, उसमें हमारे को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब आप बताइए, और मैं बात करूं हमारे यशस्वी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, आप बता सकते हैं जब वो मुख्यमंत्री बने हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? बताइए। आपसे ज्यादा थे। 47। आपसे ज्यादा। हम कहाँ, हम तो 5-6, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत छोटे आदमी हैं हम तो वापस हो गए। 47 मुकदमे थे नहीं थे? आप बताइए। आज धनंजय सिंह जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे टुच्चे से व्यक्ति हैं। हम तो एक छोटी सी विधानसभा में अपनी विधानसभा के लिए काम कर रहे हैं। मेरी विधानसभा से बाहर मेरा कुछ नहीं, मेरा जिला बरेली, इस यही एक सपना है, इसका नाम रोशन कर पाऊं, इनकी सेवा कर पाऊं और अपनी विधानसभा में काम कर पाऊं। जो मुकदमे है वो समाप्त हो गए? 6 में से 5 मुकदमे समाप्त हो गए। आज की डेट में मेरे पे सिर्फ 323, 504, 506 जो अगर आप किसी को धक्का भी लग जाएगा तो वो लिखा देता है। आपको ऐसा है तो फिर ये क्या षड्यंत्र के तहत फंसाया गया? षड्यंत्र के तहत एक जनप्रतिनिधि ने मेरे को षड्यंत्र के तहत फंसाया भी और मैं उससे निकला भी। ये भी कह रहा हूं, उनने फंसाया भी, एक बार नहीं उनने 6 बार प्रयास किया मेरे को फंसाने का, और कईयों बार तो प्रयास किया, वो सफल हो नहीं पाया लिखित तक, क्योंकि वो सरकार में है, वो ताकत में है, वो मुझ पर कभी भी मुकदमे लिखवा सकते हैं। हो सकता है कल को मुझे गोली भी मरवा दे। मैं तो ये भी कह रहा हूं आपके ऑन रिकॉर्ड, खतरा है। अरे ये तो मैंने कई बार एप्लीकेशन भी मैंने दे रखी है, ऐसा नहीं है। मैंने ये बात LIU से लेकर सब जगह कह रखी है, जब फर्जी मुकदमे लिखे जा सकते हैं कि 1 करोड़ की रंगदारी। एक बार बस ये सोचिएगा, कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति, कि क्या आज कोई सांसद विधायक भी फोन करके किसी से 1 करोड़ की रंगदारी मांग सकता है? मैं तो एक छोटा सा विपक्षी पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष रहा हूं, निवर्तमान हो गया हूं अभी कुछ लगभग महीने भर पहले हमारी कमेटी चेंज हुई है। लेकिन आप बताइए, क्या एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता नेता, जो भी आप समझ के बताइए, विपक्ष में मैं फोन करके किसी को ये कह सकता हूं कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे जाओ? ऐसा मेरे पे कौन सा एक मेरे से आदमी पे डरने की चीज है कि मुझसे आदमी डरेगा मैं उससे 1 करोड़ मांग सकता हूँ? करंट विधानसभा कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जैसे आपने कहा मैंने एप्लीकेशन दे दी है, बोले समर्थ भाई ने दे दिए, मगर समर्थ भाई डरते ही नहीं है किसी से। नहीं, डरने का तो देखिए मेरे को भगवान पे ज्यादा भरोसा, मैं भोले बाबा का भक्त हूं। मैं आपको सही बताऊं, धरती पे भैया अपने माँ बाप, अपने बड़ों की इज्जत और उन्हीं का डर है कि वो जो सही रास्ता दिखाएंगे मुझे उस पर चलना है। बाकी इन विरोधी और विपक्षियों से मुझे कोई डर नहीं है। आप गोली मरवा दीजिए, आप समर्थ मिश्रा को मुकदमे लिखवा के जेल भिजवा दीजिए, कुछ नहीं कर पाओगे। सच्चाई आज नहीं कल सामने आएगी। आज जैसे मुकदमों की सामने आई तो ऐसे ही आज नहीं कल सामने आएगी। समर्थ भाई, ये टिकट का आपको क्या लगता है कब तक फाइनल होगा? ये तो देखिए पार्टी का निर्णय है। मैं इस पे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम का, प्रदेश टीम का निर्णय है, तो इस पे मेरा सवाल जवाब करना वो सही है भी नहीं। पार्टी का निर्देश, और जब उनका होगा समय, हम लोग तो तैयारी पे हैं, हम लोग तो मैदान में रहते ही हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। समर्थ भाई, आप राष्ट्रीय शूटर भी हैं, तो बहुत से युवा भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं जी। वो यदि किसी खेल में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, निशानेबाजी हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा उनके लिए भी आप
कुछ बताइए नहीं बिल्कुल, जिससे देखिए कि वो आपसे कुछ सीख सकें। नहीं इतना ही कहूंगा भाई, देखो खेल, मैं तो अपने खेल में बड़ा ही मन से, और अचानक की शुरुआत थी। हम लोग जैसे नुमाइश और ऐसे मेले में अपने घर वालों के साथ जाया करते थे, निशाने लगाने का शौक गुब्बारे था। आपने फोड़े हैं? हाँ बिल्कुल फोड़े हैं। फिर जो निशाने लगाने का शौक था तो वही शूटिंग समझ के हम निशानेबाजी में घुस गए। फिर जब निशानेबाजी में आई, ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग निकला। इसमें तो अलग कपड़े पूरा पहनना, एक एक चीज बिल्कुल अलग निकली, पर सीखे, उसमें इंटरेस्ट था। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जिस किसी के लिए नौकरी अगर करना चाहता हो कोई, तो गेम्स में भी जाना एक बहुत बढ़िया, पढ़ाई से ही नहीं, मैं कहूंगा पढ़ाई बहुत जरूरी है, आपको एजुकेटेड होना, लेकिन हाँ गेम भी एक सहारा है जिससे आप नौकरियों में जा सकते हो। क्योंकि मेरे साथ के लोग कई नौकरियों में गए हैं, और एक दो नौकरियों के लिए मेरे पे भी मौका था, जाना है, लेकिन मेरा पहले दिन से ही तय था कि मेरे को नौकरी कर ही नहीं पाऊंगा। आपको वो चाबी ढूंढनी है जहाँ से राजनीति खुलती है। नहीं, कर ही नहीं पाऊंगा। इसकी भी यही विषय, ऐसे नहीं है राजनीति में, हम पहले अपनी रेंज बननी थी। पहले जब हम शूटिंग करा करते, राजनीति का भी आप किस्सा समझिए, शूटिंग हम लोग करते थे स्टेडियम में, बहुत ही खंडर, आज भी वो खंडर है, खंडर स्थिति में रेंज थी, वहां हम शूटिंग करते थे। हमारे क्षेत्र के जो उस टाइम माननीय विधायक जी थे और मंत्री भी थे वो उस समय, हम उनके पास गए थे, एक नहीं 10 बार गए थे, हमारी टीम के लोग गए थे कि हम लोगों को एक रेंज देने की सुविधा इतना हम लोग कर दीजिए, हम लोग शूटिंग करना चाहते हैं। तो हम लोगों के भी दिमाग में आ गया, जब हमें इतना शूटिंग, इतनी मेहनत, दिन रात पसीना बहा कर भी हमें नहीं आके हाथ जोड़कर अपनी रेंज मांगनी पड़ रही है, तो कल को ऐसा प्रयास करना है कि कल को हम तो उनकी भावना, कल को जो खिलाड़ी होंगे जो हमारे साथ बीत चुकी है, हम उनकी भावना भी समझ पाएंगे। कल को अगर वो हमसे कोई फुटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट या फिर शूटिंग रेंज कुछ मांगेंगे, तो हम उनकी बात को समझकर कि भाई क्या बीतती है, क्योंकि हम उस जगह बैठ के आ चुके हैं, तो हम उनकी बात को समझ पाएंगे। खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों के लिए तो लोग कहते हैं राजनीति में मत आओ। आप आज की देखिए, लोगों का समझाने का, गुमराह करने का तरीका, नौजवानों से कहेंगे राजनीति मत आओ, राजनीति बहुत गंदी है, नेता बहुत बुरे होते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत कोई आएगी तो कहां जाएगा परिवार, बताओ। आज जब पुलिस पकड़ लेती है, कोई गलत आपको फंसा देता है, कोई सुविधा आपको अस्पताल में नहीं मिल पाती है, कचहरी में नहीं मिल पाती है, तो आप बताइए फिर कहां जाती है पब्लिक? जाती है ना नेता के पास। तो आखिर वो गरीब आदमी क्यों नेता ना बने? आपको उसको, गरीबों को और नौजवानों को राजनीति से दूर रखने के लिए ये भ्रम फैलाया गया है। और मैं तो अपने नौजवानों से हाथ जोड़कर कहूंगा, इस भ्रम से बाहर निकलो कि राजनीति बहुत बुरी है। आप अच्छे लोग आओगे, राजनीति बहुत अच्छी हो जाएगी। और बुरे लोगों को जब तक आप रहने दोगे कि राजनीति बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, हम भागेंगे, तब तक आप उनके पैरों में पड़े रहोगे और कहते रहोगे बचा लो नेताजी, हमें बचा लो। इसलिए नौजवानों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, गरीब से गरीब आदमी को भी राजनीति में, सामाजिक उसमें हिस्सेदारी अपनी लेनी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि अमीरी लोग आएंगे राजनीति करेंगे या खराब लोग करेंगे। जब अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोग अपने आप घर चले जाएंगे। बरेली के बहुत सारे लोग देखते हैं, अब वो अगर वो आपको टिकट दे समाजवादी पार्टी, लोग आपको विधायक अपना चुने और आपको विधानसभा भेजें जी, तो आप जो है बरेली कैंट के लिए ऐसी क्या बेहतर व्यवस्थाएं देंगे, ऐसे लोगों के बीच में क्या कार्य कराएंगे जो कि वो आपको वोट दें? मैं आपको ये बात बोलूंगा और मैं बोलता भी कई जगहों, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आपको समय बाद, ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हमारा देखा देखी हो सकता है, हमारी विपक्षी पार्टी के लोग भी ये बात बोले, क्योंकि आज तक उनके मन में तो नहीं आई, हमारे मन में अभी से है। और मैंने कई जगह बोली, मैं आपके माध्यम से भी आज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे को अपनी विधानसभा में, कैंट विधानसभा के अंदर चिकित्सा की व्यवस्था ऐसी कर देनी है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा और गरीब से गरीब आदमी का इलाज भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गरीब लड़कियों की शादी होनी है, आज उनकी शादी में आप देखिए सोना कितना महंगा है, क्या क्या स्थिति हो चुकी है, सोना इतना महंगा, चांदी इतनी महंगी, अगर कहा जाए तो लोहे की चीजों में उन्हें विदा करने की नौबत आज गरीब लोगों की स्थिति यहां तक ला दी है। लेकिन इसके बाद भी मैं एक अच्छे से अच्छा बैंकेट हॉल, जैसे कुछ सपने जो मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब ये कहूं मैं बहुत सोना चांदी दे दूंगा, ये सब झूठी बातें, फरेब बातें होंगी। मैं एक अच्छा बैंकेट हॉल मेरा बनाने का मन है, एक सुंदर भव्य, जहां एक अमीर लड़की की बेटे, अमीर बाप के बेटी की भी शादी जहां होती है, वैसे ही एक अच्छा सा बैंकेट हॉल, एक हो दो हो, जहां भी हमारी क्षमता जितना काम करेगी, ऐसे बैंकेट हॉल बनाने का काम करेंगे। गरीब लड़की की शादी अच्छे से अच्छे बैंकेट हॉल में होगी। कल को जब वो भी सालों बाद वीडियो देखा करेंगे तो उन्हें भी लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छे बैंकेट हॉल में हमारी शादी हुई। ये जो समस्याएं आप देखते होंगे, चाहे कैंट हो, शहर हो, कोई भी आप जगह उठा लें, अब बारिश का जब समय आएगा
बारिश होगी तो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या होगी। ये समस्या तो देखिए हर साल है। ये हम आपसे बात कर रहे हैं, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, ये तो एक आदमी की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आप किस लिए बन रहे हो विधायक, अच्छा बताओ किस लिए बन रहे हो? आप रोड नहीं पड़वा सकते, आप रोड पास नहीं करवा सकते, तो ये तो काम है आपका, लेकिन आपकी सोच का जो काम है। अब देखिए सोच, आज तक बताइए पूरे, मैं आपसे पूछता हूँ मंडल में, बताइए कहीं कोई बैंकेट हॉल ऐसा बना जो सरकार ने बनाकर कहा हो अपनी बिटिया की शादी यहाँ होगी? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बना दिए हैं कुछ। ग्रामीण क्षेत्रों का मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इस विधानसभा, आपने देखो आपके इधर तो नहीं है। हमारे इधर आप पूरी देख लीजिए, हमारी विधानसभा के अंदर एक बैंकेट हॉल आप दिखाइए जिसमें कहा हो कि गरीब लड़की की शादी यहाँ होगी। लेकिन वो बैंकेट हॉल भी ऐसा होगा कि अमीर लड़कियां भी, अमीर घर के पिताजी भी कहेंगे उस वहां शादी करो, वो बहुत अच्छा। फिर आपको लगता है अगर ऐसा अच्छा बन जाएगा तो गरीबों को मौका मिल पाएगा? फिर तो अमीरों को ही डेट फिक्स रहेंगी उसमें। सबसे पहले गिनती वहीं से चालू होगी। अमीरों के लिए तो जाइए, बुकिंग कराइए, हमें उन तक सुविधा पहुंचानी है जहां सुविधा कभी पहुंची नहीं है। जो सुविधा में जी रहे हैं उन्हें सुविधा क्या देनी है? मतलब जो मूलभूत समस्या है उन पर आप काम करेंगे। बिल्कुल, शादी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं आज वो पिताजी, उसका घर कितना गरीब लड़के हैं, क्या जब शादी होती है उसकी परेशानी, उसका दर्द, उसका सम्मान जब दांव पे लगा होता है, कैसे लोग आएंगे? वो लोगों को बुलाने से गुरेज करते हैं कि भाई साहब मैं उनका सम्मान नहीं रख पाऊंगा। कल को उनके भी जब गर्व से सीना दौड़ा होगा, हाँ भाई हमारी बिटिया की शादी भी अच्छे से होगी, और जो मदद होगी वो भी होगी। शादी का काम लड़कियों के लिए करना है, चिकित्सा का काम करना है, और अच्छे रोड, और ये जो चौपले पुल की बात, क्योंकि मैं वो बोलूंगा, जनता को इतना इन लोगों ने पका दिया, नेता लोगों ने इतना पका दिया है कि आज लोगों पे वो भरोसा नहीं कर सकते। जो विधायक बनने वहां जाता है, भाजपा का व्यक्ति वहां वादा करके आता है कि आप मुझे विधायक चुनिए, ये अंडरपास बनाने का काम करूंगा, जिसको मैं कह रहा हूं नरक द्वार, और वहां से पार हो जाओ तो उसको कहो स्वर्ग द्वार। ज्यादा खतरा है, इतना बड़ा खतरा। अगर बरसात हो जाए वहां बीमारियां, अब आप समझिए पानी भरे रहते हैं, गलियों में जो स्थितियां रहती है वहां, हमें तो कई जगह चलते चलते ऐसा लगता है रास्ता खत्म होगा, पता होता पूरा रास्ता यही है। हम तो जब जाते आते देख रहे हैं स्थिति बहुत बज्जर से बज्जर। आप कैंट, इसको स्मार्ट सिटी आप कहते हो, स्मार्ट सिटी मतलब ये पैसा लूटने का ही एक तरीका आप मान लो। मिश्रा जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी एक बात आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपके दर्शक मेरे साथी सब देख रहे हैं, भगवान रूपी मेरी बरेली वासी अगर कोई देख रहा है तो मैं उस तक एक बात कहना चाहूंगा, समर्थ मिश्रा बड़ों के आशीर्वाद से और नौजवानों के साथ से ही चलना चाहता है, और आप सबके आशीर्वाद से और हर किसी के धर्म को सम्मान के साथ लेकर चलना चाहता है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो इतना कहता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ चलूंगा, और मुसीबत में भागने वाला काम हम नहीं करेंगे। ये हमारा अभी भी यही चीज है कि जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, जो व्यक्ति के लिए सही है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे, हर स्थिति में खड़े रहेंगे, चाहे हमारा नुकसान खुद को क्यों ना हो जाए। अब इस जिद की वजह से लोग कहते हैं कि वो तेज है, इतनी बात आती है। आप जो कह रहे थे कि वो कहते हैं दबंग है, इसमें कोई दबंगई वाली बात ही नहीं है। सही बात को सही कहना काहे की दबंगई, आप बताओ? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कोई गलत आदमी होगा उसका साथ में दूंगा, लेकिन अगर हाँ कोई सही है उसके लिए मैं हर लड़ाई लड़ूंगा, और हर किसी से लड़ सकता हूं, मैं ये बात कह रहा हूं बस। तो लड़ाई हमेशा लड़ी जाएगी? लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर आना ही नहीं था। जब लड़ाई नहीं लड़नी थी तो घर बैठना था, खाना खा के आराम से सोना था, काम करके पैसा कमा के। जब राजनीति में आए तो आए किस लिए? जो कुर्ता पजामा पहनकर दिन रात क्षेत्र में सबसे अगर वोट ले रहे हैं, तो उनकी अगर लड़ाई की बात आएगी तो लड़ी तो जाएगी भैया। अब ये चीज हो सकता है किसी को अच्छी बुरी लगे, लेकिन अगर उनके हक की बात होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी, हर स्थिति में लड़ी जाएगी, हर स्तर तक लड़ी जाएगी, ये भी कह रहा हूं मैं। तो साथ ही समर्थ जी ने कहा है कि स्तर कोई भी हो, अगर आपके हक की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। क्या समर्थ मिश्रा जी आपके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं? इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।